सिनेमा कहते हैं कला है। तमिलनाडु में नहीं। यहाँ सिनेमा एक सरकारी विभाग है, बस फाइलें थोड़ी ग्लैमरस हैं। और इस सरकारी विभाग को चलाने वाला प्रचार तंत्र कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया है ना। एआईएडीएमके की प्रचार सचिव कमल हसन की पुरानी पार्टनर और तमिल सिनेमा की वरिष्ठ अभिनेत्री गौतमी तड़िमल्ला ने हाल ही में एक बयान दिया है। कहती हैं सिनेमा डीएमके के हाथ में है। ये कोई सुर्खी बटोरने वाली लाइन नहीं थी, ये एक अंदरूनी रिपोर्ट थी उस इंडस्ट्री की जहां रचनात्मकता पार्टी लाइन से तय होती है, जहां कैमरे से पहले कलेक्शन और कलेक्शन से पहले कनेक्शन पूछे जाते हैं। सॉफ्ट नैरेटिव जो बातें सीधे नहीं कह सकते, उसे कला बनाकर कहो। ब्रेन वॉश भी होगा और तुम्हें नेगेटिविटी भी उतनी नहीं झेलनी पड़ेगी। यही वजह है कि जब राजनीति में हथियार चुने तो तलवार नहीं स्क्रीन उठाई। धीरे धीरे यही स्क्रीन भावनाओं का कारखाना बन गई। एक गाना किसी भाषा को गौरव बना देता है, एक डायलॉग किसी समुदाय को पीड़ित, और जब ये बार बार दोहराया जाए तो दर्शक को पता भी नहीं चलता कि वो मनोरंजन नहीं मनोविज्ञान देख रहा है। आज हर फिल्म एक बयान है, कभी समाज सुधार के नाम पर, कभी सेक्युलरिज्म के ब्रांड के नीचे, कभी द्रविड़ पहचान की परत में। कहानी चाहे कुछ भी हो, उद्देश्य एक ही, विचार को धीरे धीरे सामान्य बना देना। तमिलनाडु में सिनेमा अब कला नहीं, सत्ता की संरचना है। हर रोल, हर रिलीज, हर स्टूडियो के पीछे एक ही साया है, डीएम के परिवार का। गौतमी तड़िमल्ला का बयान किसी नाराज अभिनेत्री की शिकायत नहीं था, वो एक अंदरूनी रिपोर्ट थी, एक ऐसी इंडस्ट्री की जहां राजनीति धीरे धीरे हर कैमरे में घुस गई है। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन चेन और थिएटर सब कहीं ना कहीं डीएम के नेटवर्क से जुड़े हैं, और जो लोग उस नेटवर्क से मेल नहीं खाते उनके लिए रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। यानी ये मामला टैलेंट का नहीं, तालमेल का है। अगर आप सत्ता से मेल नहीं खाते तो स्टूडियो का दरवाज़ा भी आपके लिए नहीं खुलेगा, चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो। और ये पहली बार नहीं है जब ये आरोप उठा है। सन टीवी, कलागनार टीवी और मारन परिवार की मीडिया कंपनियां लंबे समय से तमिल मनोरंजन उद्योग की नब्ज पर है। फाइनेंसिंग से लेकर सैटेलाइट राइट्स तक, फिल्म अगर उस सर्कल में नहीं है तो स्क्रीन तक पहुंचना भी मुश्किल है। कमल हसन और गौतमी दोनों इस सिस्टम के भीतर पले बड़े नाम हैं। सालों तक दोनों ने वही इंडस्ट्री देखी जहां राजनीतिक वफादारी एक अनकहा कॉन्टेक्स्ट थी। अब उनमें से एक बोल रही है और दूसरा खामोश है। तमिलनाडु में ये रिश्ता नया नहीं है। सीएन अन्नादुरै, एम करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन और जयललिता सबने फिल्मों से ही राजनीति में रास्ता बनाया। यहाँ सिनेमा सिर्फ कला नहीं, राजनीतिक मंच है। करुणानिधि ने स्क्रिप्ट लिखी जो नारे बन गई, और एमजीआर और जयललिता ने पर्दे की लोकप्रियता को सत्ता में बदल दिया। अब जब जोसेफ विजय राजनीति में आ चुके हैं, यहाँ तक कि सनातन धर्म को मलेरिया कहने वाले उदयनिधि स्टालिन भी फिल्मों में एक्टर, प्रोड्यूसर एवं डिस्ट्रीब्यूटर का रोल निभा चुके हैं, तो ये परंपरा बस आगे बढ़ रही है। फिल्म से कुर्सी तक का सफर, वही पुराना रास्ता। असल में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में ईवी रामासामी पेरियार ने शुरू किया था। इस विषय में ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि असलियत आप भी जानते हैं और हम भी। क्या पता तमिलनाडु पुलिस घर तक आ जाए। खैर, 1949 में सीएन अन्नादुरै ने जब डीएमके बनाई तो उस विचार को राजनीतिक ब्रांड में बदल दिया। यानी ये आंदोलन धीरे धीरे एक वंश के वर्चस्व का औजार बन गया। आज तमिल सिनेमा द्रविडियन प्राइड का प्रतीक कहा जाता है, पर गौर से देखो तो ये द्रविडियन कंट्रोल का मॉडल है। ये कला का नहीं, कुर्सी का सिस्टम है, जहां रचनात्मकता भी एक राजनीतिक अनुमति से चलती है। और फिर तमिलनाडु का ये मॉडल अकेला नहीं है। अगर तमिलनाडु में सिनेमा सत्ता की विरासत है तो बंगाल में सिनेमा सत्ता की सजावट बन चुका है। यहाँ फिल्मों का इस्तेमाल वैचारिक आंदोलन के लिए नहीं, इमेज बिल्डिंग के लिए होता है। जहाँ डीएमके ने सिनेमा को वैचारिक हथियार बनाया, वहाँ टीएमसी ने उसे ब्रांड ममता का विज्ञापन बना दिया।
इस ब्रांडिंग का पूरा ठेका संभाला है अरूप विश्वास ने। एक ऐसा नाम जो शायद पर्दे पर ना दिखे पर हर पर्दे के पीछे मौजूद रहता है। टॉलीगंज के विधायक, मंत्री और ममता बनर्जी के भरोसेमंद आदमी। वही व्यक्ति जो फिल्मों की परमिशन से लेकर फेस्टिवल फंडिंग तक सबकी डोर थामे हुए हैं। अगर डीएमके के पास सन टीवी है तो टीएमसी के पास स्टेट फंडेड कल्चरल इकोसिस्टम है, फिल्म फेस्टिवल, अवार्ड शो और सरकारी मंच जहां संस्कृति का मतलब सिर्फ सरकार की तारीफ है। अरूप विश्वास अब बंगाल की फिल्मों के गॉडफादर नहीं, गॉडकीपर हैं। कौन सी फिल्म को स्टेट सपोर्ट मिलेगा, कौन सा डायरेक्टर ब्लैक लिस्ट होगा, ये सब सरकारी फाइलों से ज़्यादा राजनीतिक भावनाओं पर निर्भर करता है। और फिर आते हैं वो चेहरे जो इस इकोसिस्टम के पोस्टर बने। नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, देव, शताब्दी रॉय, देबाश्री रॉय, चिरोंजित, तापोस पॉल, इंद्रनील सेन, ये सारे सिंगर और एक्टर ही नहीं हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल मॉडर्निटी जो सरकार में भी फिल्मी अंदाज में दिखते हैं और कैमरे पर राजनीति को फिल्म की तरह निभाते हैं। अरूप विश्वास ने इन्हें पेश किया जैसे बंगाल की नई पहचान, ग्लैमर, इंग्लिश और पार्टी लाइन पर साइलेंस। कभी यही बंगाल सत्यजीत रे का था जहां सिनेमा विचार था। अब वही बंगाल सत्यजीत रे का हो गया है जहां सिनेमा विचारधारा नहीं, विज्ञापन है। जो फिल्म सत्ता पर सवाल उठाती है वो थिएटर से गायब हो जाती है। जैसे 2019 में निर्देशक अनिक दत्ता की भविष्यतोर भूत, जिसे रिलीज के कुछ ही दिनों बाद थिएटरों से हटा दिया गया। आधिकारिक कारण तकनीकी था, पर सब जानते हैं तकनीक नहीं, तनाव था। बंगाल की सांस्कृतिक राजनीति में अब फिल्म एक जरिया नहीं रही, एक जिम्मेदारी बन गई है। सरकार को बुरा मत दिखाना, यही पहली लाइन होती है हर स्क्रिप्ट की पॉलिटिकल सेंसिटिविटी नोट में। टीएमसी ने जो कला बनाई है वो कला नहीं, कवर स्टोरी है, जहां हर कलाकार को ये याद रखना पड़ता है तालियां सरकार देती है और टिकट जनता। गलती से दोनों में से कोई नाराज हो गया तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। और ये सब उस बंगाल में जो कभी कला का, संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, जिस भूमि ने कभी सत्यजीत रे जैसे भारत के रत्न को जन्मा था। शर्म की बात है अगर डीएमके और टीएमसी ने सिनेमा का इस्तेमाल अपने प्रदेश में सत्ता को चमकाने के लिए किया तो कांग्रेस ने इसे केंद्र से नियंत्रित करने की कला बना दिया। बाकी पार्टियों ने सिनेमा से वोट कमाए, कांग्रेस ने सिनेमा से विचार पैदा किए। इस पार्टी ने बहुत पहले समझ लिया था कहानी जब स्क्रीन पर जाती है तो नीति नहीं, भावना तय करती है कि जनता क्या सोचेगी। और इसलिए कांग्रेस ने संस्कृति को अपने नियंत्रण में लेने के लिए पूरा एक संस्थागत ढांचा बना दिया। फिल्म डिवीजन, सेंसर बोर्ड, फेस्टिवल सर्किट और राष्ट्र पुरस्कार नाम का एक भावनात्मक जाल। 1975 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगी और देश के साथ कला भी गिरफ्तार हुई। सत्ता ने तय किया कि जनता क्या सुनेगी, क्या देखेगी, क्या सोचेगी। थिएटर के महान कलाकार उत्पल दत्त को उनके राजनीतिक व्यंग नाटकों कल्लोल और तेनी देर के लिए गिरफ्तार किया गया। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने सवाल पूछे। किशोर कुमार ने सरकारी रेडियो पर प्रचार गीत गाने से मना किया, परिणाम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से बैन। एक कलाकार की आवाज़ सिर्फ इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि वो सत्ता की ताल पर नहीं गा रहा था। देव आनंद जो पहले कांग्रेस के करीबी थे, इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप के खिलाफ बोले और तुरंत सरकारी परियोजनाओं से अलग कर दिए गए। कला वहां समाप्त हो जाती है जहां सरकार ये तय करने लगे कि सही अभिव्यक्ति क्या है। इमरजेंसी के बाद राजीव गांधी का दौर आया जहां सिनेमा और सत्ता का रिश्ता और गहरा हुआ। राजीव के मित्र अमिताभ बच्चन 1984 में कांग्रेस से सांसद बने। उनकी लोकप्रियता युवा भारत का चेहरा थी। लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो वही मीडिया नेटवर्क जिसने उन्हें चढ़ाया था उन पर कीचड़ उछालने लगा।
कांग्रेस के लिए कला हमेशा सहयोग का सौदा रही। जो साथ है वही राष्ट्रीय कलाकार, जो विरोध करे वही विवादास्पद। पुरस्कार विचारधारा के हिसाब से बांटे गए, फंडिंग निष्ठा के हिसाब से। सीधा सेंसरशिप नहीं, पर सांस्कृतिक प्रभाव अब भी जारी है। 2000 के दशक में यूपीए सरकार के दौरान कई फिल्में कांग्रेस की प्रगतिशील छवि से मेल खाती दिखीं। सबसे प्रमुख उदाहरण राजनीति 2010। ये फिल्म कांग्रेस या गांधी परिवार पर आधारित नहीं कही गई, पर हर दर्शक ने समझा कि ये रणबीर कपूर का किरदार स्पष्ट रूप से राहुल गांधी से प्रेरित था। फिल्म ने पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष और उत्तराधिकार की कहानी को नैतिक नाटक में बदल दिया, जहां नेतृत्व भ्रष्ट था लेकिन विचारधारा अभी भी पवित्र थी। यानी वही पुराना नैरेटिव, कांग्रेस गलतियां कर सकती है पर मंशा उसकी हमेशा महान है। ये वो दौर था जब राजनीति में युवाओं की जरूरत और कांग्रेस के नैतिक डीएनए जैसे विचार सिनेमा के जरिए जनता के अवचेतन में डाले जा रहे थे। 2014 के बाद भले ही कांग्रेस सत्ता से गई, पर उसका सांस्कृतिक नेटवर्क आज भी सक्रिय है। पैनल्स, फेस्टिवल कमेटियां और मीडिया गिल्ड्स में नाम बदलते हैं लेकिन समीकरण वही है। कांग्रेस ने जो तंत्र बनाया था वो आज भी बॉलीवुड के अवार्ड सर्किट, फिल्म फेस्टिवल्स और लिबरल सर्कल्स में जिंदा है। वही मंडली जो हर सरकार को फांसीवादी कहती है, पर इतिहास में कला की असली हत्या उसी ने की थी, चुपचाप फाइलों में। भारत में अभिव्यक्ति पर नियंत्रण का विचार किसी दक्षिणपंथी ने नहीं गढ़ा था, कांग्रेस ने गढ़ा था। बाकी सब तो बस उसी की रीमेक बना रहे हैं। हर युग में सत्ता ने एक ही काम किया है, कला को अपने शब्दों में बोलना सिखाया। फर्क बस इतना है कि किसी ने ये काम खुलेआम किया और किसी ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का पोस्टर पकड़कर। तमिलनाडु में सिनेमा परिवार की जागीर बन गया, बंगाल में कला सरकारी प्रचार का हैंडल, दिल्ली में कला और पत्रकारिता दोनों एक पार्टी की आवाज़ बन गई थी। केरल में भी वही हाल है और यही सबसे बड़ा व्यंग्य है। जो आज हर मंच से फांसीवाद चिल्लाते हैं, उन्होंने ही पहले इस देश में कलाकारों की जुबान सिलवाई थी। जिन्होंने खुद को स्वतंत्रता का प्रहरी बनाया, उन्होंने ही सबसे ज्यादा स्वतंत्रता को एडिट किया। आज जिन्हें फांसीवादी, कट्टर या संकीर्ण कहा जाता है, उन पर ये आरोप नहीं कि उन्होंने किसी लेखक को जेल भेजा, किसी गायक की आवाज रोकी या किसी निर्देशक की फिल्म थिएटर से उतरवाई। ना इमरजेंसी लगी, ना फिल्मों की स्क्रिप्टें जब्त हुई, फिर भी वही फांसीवादी कहलाते हैं। क्योंकि भारत में अब विचार पर मूल्य नहीं, लेबल का भाव चलता है। सच ये है, जो सत्ता कला से डरती है वो पहले उसकी तारीफ करती है, फिर उसे अपने कंट्रोल में लेती है और जब वो बोलने लगे तब उसे विवाद कह देते हैं। आज कला को फिर वही चुनौती है, सत्ता से नहीं, सांस्कृतिक सत्ता से। और जो लोग कहते हैं कि वे आज़ादी बचा रहे हैं, असल में बस उसका कॉपीराइट अपने नाम कर चुके हैं।